सुबह की पहली किरण पर्दों से झांककर कमरे में उतर आई थी। हल्की धूप ने दीवारों को सुनहरी बना दिया था और बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू पूरे घर में बिखरी हुई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हौले हौले हिला रही थी। उस नर्म सन्नाटे में बस साची की धड़कनों की आवाज थी। वो खिड़की पर खड़ी थी, मगर आंखें कहीं और भटक रही थीं। मन ही मन उसने धीमे से सोचा, आज भी वही बेचैनी। क्यों उसके सामने आते ही सांसें उलझ जाती हैं? तभी द कोर्टयार्ड में कुछ हलचल हुई। कदमों की आहट जैसे चुप्पी को तोड़ गई। सांची की नजर अनजाने में उधर खिंच गई। वहां आंगन के बीचों बीच आर्यमन खड़ा था। काले रंग की शर्ट में भीगे बालों को पीछे करते हुए उसकी आंखें ठंडी और नुकीली थीं। सांची का दिल जैसे पल भर को रुक गया। उसने बमुश्किल होंठ खोले और धीमी सांस के साथ मन ही मन फुसफुसाई, काश ये नजर मेरी तरफ से गुजर जाए। मगर उसकी दुआ अधूरी रह गई। आर्यमन ने बिना मुस्कुराए ठंडे स्वर में कहा, स्टिल स्टैंडिंग हियर, डोंट वेस्ट टाइम मिस साची। साची झेंप गई, चेहरा लाल हो गया और शब्द उसके गले में अटक गए। उसने बमुश्किल टूटी आवाज में कहा, जी, और तुरंत खामोश हो गई। कमरा फिर सन्नाटे से भर गया, लेकिन उसके दिल के भीतर बेचैनियां पहले से ज्यादा तेज हो गईं। स्टडी रूम में हल्की सी रोशनी जल रही थी। लकड़ी की भारी टेबल पर फैले हुए फाइल्स और लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकते ग्राफ्स, सब कुछ जैसे किसी जंग का नक्शा हो। लेकिन आर्यमन की नज़र उन पेपर्स पर नहीं थी। उसकी उंगलियां कॉफी मग को पकड़े थी, मगर उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखों में एक पल को अजीब सी थकान उतर आई, जैसे मन ही मन उसने सोचा, प्यार नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। मेरे पास सब कुछ है, मनी, पावर, नेम, बस एक चीज की कमी है, अपनापन। शायद इसी वजह से साची को अपने साथ रखा है। वो अकेली है और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास दौलत है और उसके पास तन्हाई। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई थी, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। तभी मोबाइल की तेज रिंगटोन ने सन्नाटे को तोड़ दिया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मेनका। आर्यमन ने हल्की झुंझलाहट के साथ कॉल उठाया। उसकी आवाज में वही ठंडापन था। यस मेनका। फोन की दूसरी तरफ हल्की हंसी गूंजी, फिर एक मीठा पर चुभता हुआ स्वर बोला, हेलो आर्या, आई होप पार्टी में तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगे। वैसे सुना है तुम किसी और को ले जा रहे हो। हु इज द लकी गर्ल? आर्यमन की आंखें और ठंडी हो गई। उसने धीमे पर धारदार लहजे में कहा, मेनका, मुझे तुम्हारी पर्सनल क्यूरियोसिटी के लिए टाइम नहीं है। और हाँ, मैं किसी और के साथ ही आ रहा हूं। उसके शब्द जैसे बर्फ की तरह गिरते गए। उधर मेनका का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आवाज में जलन साफ झलक रही थी। फाइन, देख लेंगे। बस एक बात याद रखना आर्या, तुम्हारी दुनिया में किसी और के लिए जगह बनाना इतना ईजी नहीं होगा। आर्यमन ने बिना कोई जवाब दिए ठंडी नजर से मोबाइल स्क्रीन को देखा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके होठों पर न मुस्कान थी, न गुस्सा, बस वही बर्फ सा सन्नाटा जो उसे औरों से अलग रखता था। साची अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी, जिसके पन्नों की खुशबू आज भी उसके बचपन से जुड़ी हुई थी। उसने धीमे से पन्ने पलटे। स्याही से भरे पुराने अक्षर जैसे उसकी आंखों के सामने जिंदा हो उठे। मन ही मन उसने बुदबुदाया, ये सब कितना बदल गया है मेरी जिंदगी में। उसकी यादें उसे पीछे खींचने लगी। वो बस 10 साल की थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया। उस दिन के बाद घर का सारा माहौल बदल गया। पापा ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ की ठंडी निगाहें उसके हिस्से का हर प्यार छीन ले गई। साची के हिस्से बस तन्हाई और आंसू रह गए। उसकी उंगलियां पन्ने पर ठहर गई और आंखों से एक आंसू गिरकर कागज को भिगो गया। उसने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो भी टूटी सी लग रही थी। पर अचानक उसकी नज़र एक खास पन्ने पर अटक गई। उस पन्ने ने उसे उसी पुराने पार्क में पहुंचा दिया जहां वो हर संडे जाती थी। वहां एक लड़का आता था, 16 साल का, चुपचाप अकेला। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई दर्द छुपा हो। सांची घंटों उसे दूर से देखती रहती थी। उसके दिल ने कब और कैसे उस अनजाने लड़के को अपना लिया, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक वो लड़का आना बंद हो गया।
पार्क की बेंच खाली रह गई और सांची का इंतजार अधूरा। उसने सालों तक उसी बेंच पर बैठकर इंतजार किया, हर संडे, हर मौसम, पर वो चेहरा कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने डायरी बंद कर दी और सीने से लगाकर देर तक चुपचाप बैठी रही। बाहर आसमान पर हल्की लालिमा उतर रही थी और कमरे में बस उसकी सिसकियों की आवाज थी। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्की लालिमा थी और हवाओं में नमी। गेट के बाहर गाड़ी रुकी और आर्यमन भारी कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, मगर आंखों के नीचे थकान की लकीरें साफ छलक रही थीं। दरवाजे से भीतर आते ही उसने कोट उतारकर सोफे पर डाल दिया। सर्वेंट उसकी ओर बढ़ा तो उसने ठंडी आवाज में कहा, एक ब्यूटिशियन को फोन लगाओ, अभी के अभी घर बुलाना। सर्वेंट ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, जी सर। फिर तुरंत बाहर निकल गया। कुछ ही देर में पोर्टिको में एक कार आकर रुकी। कार से उतरी एक मॉडर्न सी ब्यूटिशियन, हाथ में बड़ा बैग और हैंगर पर टंगा हुआ चमकता सिल्वर इवनिंग गाउन। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मेड के इशारे पर ब्यूटिशियन सीधे ऊपर ले जाई गई। साची अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। जैसे ही उसकी नज़र उस गाउन पर पड़ी, उसके होंठ बमुश्किल खुले और उसने धीमे स्वर में सोचा, ये मेरे लिए? दरवाजे के पास खड़ा आर्यमन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आवाज में वही ठंडापन था। हाँ, पार्टी में ऐसे ड्रेसेस पहने जाते हैं। तुम्हारी सिंप्लिसिटी अपनी जगह है, लेकिन वहां तुम्हें मेरी तरफ से एक परफेक्ट इमेज के साथ प्रेजेंट होना होगा। साची की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कभी इतना खूबसूरत ड्रेस नहीं देखा था। आंखों में चमक तो थी, मगर शब्द उसके गले में अटक गए। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी मैडम, आप बस रिलैक्स कीजिए, मैं सब हैंडल कर दूंगी। कमरे में हल्की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की खुशबू फैल गई। मशीन की हल्की गुनगुनाहट, हेयर ड्रायर की गर्म हवा और कंघी की सरसराहट जैसे कमरे की खामोशी में घुल गए। ब्यूटिशियन ने उसके गीले बाल सुखाए, उन्हें ढीले कर्ल्स में सेट किया। हल्का सा मेकअप लगाया, मस्कारा, आईशैडो और एक नर्म सा न्यूड लिपस्टिक शेड। आईने के सामने बैठी साची अपनी ही परछाई को देखती रही। वो खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। मन ही मन उसने घबराकर सोचा, क्या सच में मैं इतनी बदल गई हूं? क्या आर्यमन मुझे देखकर कुछ कहेंगे? तभी दरवाजा धीरे से खुला। आर्यमन अंदर आया। उसकी नजर सीधी साची पर पड़ी। कुछ पलों तक वो बस ठहरा रहा, जैसे निगाहें वहीं अटक गई हों। फिर ठंडी आवाज में कहा, परफेक्ट, तुम्हें इसी तरह देखना चाहिए था। साची का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुका लीं। ब्यूटिशियन सामान समेटकर बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ आर्यमन और सांची बचे थे। आर्यमन ने अपनी घड़ी की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, अब चलो, गाड़ी बाहर तैयार है। सांची ने हल्की झिझक के साथ हैंडबैग उठाया। हील्स पहनकर हर कदम पर उसके पांव डगमगा रहे थे। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। आर्यमन बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। बाहर काली चमचमाती कार खड़ी थी। ड्राइवर ने झटपट दरवाजा खोला। साची झिझकते हुए पीछे की सीट पर बैठी। कुछ ही पल बाद आर्यमन भी उसके बगल में आकर बैठा। कार धीरे धीरे सड़क पर दौड़ने लगी। कार के भीतर हल्की ठंडी हवा घूम रही थी। एसी की नर्म सरसराहट और परफ्यूम की खुशबू माहौल को भारी बना रही थी। बाहर की सड़क पर चमकती लाइट्स भागती जा रही थी, लेकिन भीतर की खामोशी और गहरी हो रही थी। साची अपने हाथों से बार बार गाउन के कपड़े को ठीक कर रही थी। हील्स की हल्की सी आहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था जैसे आर्यमन भी सुन लेगा। वो चोरी चुपके उसकी ओर देखती रही। आर्यमन खिड़की के बाहर टकटकी लगाए बैठा था, चेहरा उतना ही ठंडा, उतना ही सख्त, जैसे उसके दिल के चारों ओर कोई पत्थर की दीवार हो। साची ने हिम्मत जुटाई। उसके होंठ बमुश्किल खुले और टूटी आवाज में उसने सोचा जैसा कहा, क्या मुझे सच में वहां जाना चाहिए? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। आर्यमन ने नजरें हटाए बिना धीमे और ठंडे लहजे में कहा, कभी कभी लाइफ में हमें वही करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता। तुम बस मेरे साथ रहो, रेस्ट आई विल हैंडल। उसके शब्द बर्फ जैसे थे, लेकिन उनमें कहीं गहराई में छुपा एक अजीब सा भरोसा भी था। साची चुप हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। सड़क पर भागती गाड़ियां, भीड़ भाड़ और चमकती रोशनी,
सब उसके लिए नया और डरावना था। कुछ पल खामोशी के बाद साची के दिल में फिर एक सवाल उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, आप इतने अलग क्यों रहते हैं? बाकी लोगों की तरह हंसते बोलते क्यों नहीं? आर्यमन ने एक पल को उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा बोझ था, लेकिन होठों पर बस हल्की सी, ऑलमोस्ट अदृश्य मुस्कान आई। बिना कुछ बोले उसने फिर से नजरें खिड़की की तरफ मोड़ लीं। साची समझ गई, उसके जख्म गहरे हैं, जिन्हें